जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आरपीएफ की तरफ से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर। तो बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल ड्रीम जॉब हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड एक एक छोटी छोटी जानकारी देखेंगे, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी क्या दी गई है, डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, और सिलेबस के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से आपके किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूं? तो आपका इस वीडियो में एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपके इसमें कितने पेपर होंगे, और आपकी जो फिजिकल मांगा गया है, जिसे हम पैट बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट नपती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 452 है, और ये जो आपकी वैकेंसी है ऑल इंडिया है। तो आपका इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, और पोस्ट भी देखे तो रेलवे के हिसाब से इसमें कम पोस्ट निकली है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, कुछ भी आपने डिग्री की हो जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास की हो, तब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से लेकर 28 रहने वाली है। यह आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और इसका जो नोटिस नंबर है वो है आपका RPF 01/2024। इसकी जो आपकी अप्लाई डेट रहेगी ऑलरेडी ये निकल चुकी है, तो आपकी अप्लाई डेट है 15 अप्रैल, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट, वो है आपकी 14 मई। तो आपको करीब करीब इसमें एक महीना मिला है, और 14 मई को भी आप 11:59 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें। और होता क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, या फिर खुद से पहली बार फॉर्म भरते हैं तो नाम में गलती कर देंगे, रोल नंबर में गलती कर देंगे, यानी कि फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए रेलवे ने प्रावधान दिया है कि आप, यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप 15 मई से लेकर के 24 मई तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप खुद से फॉर्म ना भरें, साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाएं। 100-200 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क ना लें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि आपकी पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर, और इसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो कि आपकी लेवल 6 की जॉब है। इनिशियल जो पे है आपका बेसिक पे 35,400 रुपये है। इसमें आपका HRA, DA, यानी HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, DA का मतलब डियरनेस अलाउंस। तो सारे भत्ते मिलकर के आपकी जो सैलरी करीब करीब पहुंच जाएगी वो 55 से लेकर के 60 हजार तक रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। और जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आते हैं या फिर वर्दी वाली जॉब होती है, तो उनको सैलरी के लिए तो इसमें जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको एक रुतबा चाहिए, एक अपना सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तो उसमें आपकी बिल्कुल एक आपके लिए बिल्कुल बेहतर वैकेंसी है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका B1 का रहेगा, और एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बता दी 20 से लेकर 28 साल है। टोटल पोस्ट 452 है। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी इसकी पिछली बार भर्ती आई थी तो इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 20 से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट थी। लेकिन कोरोना के कारण दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम। जो आपको एज लिमिट मिल रही है, इसमें 3 साल की छूट मिल रही है, यह आपको इसी बार मिल रही है। जब भी आपके नेक्स्ट टाइम रेलवे की कोई भी वैकेंसी आएगी, उसमें आपकी 3 साल की छूट नहीं मिलेगी, और ये छूट मिल रही है आपकी कोविड-19 की वजह से। आगे मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाएं, www. पे आप सर्च कर लेना सरकारी सॉल्यूशन। यदि आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस पे पूरा दे रखा है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें आपकी कोई भी ग्रेजुएट, चाहे आपने ओपन से किया हो या आपने रेगुलर किया हो, किसी भी स्ट्रीम से BA, MA, और आपने यदि मास्टर डिग्री की है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैंने M.Tech की भी हुई है, यानी वो सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने डिग्री मिनिमम की है, चाहे आपने मैक्सिमम कितनी भी डिग्री ले रखे हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें एज लिमिट की।
जो आपकी एज लिमिट जो काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट बता दी कि इसमें जो भर्ती रहती थी पहले वाली 20 से लेके 25 साल की थी, लेकिन अब जो है ये एक बार ये आपका 20 से लेके 28 साल, और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। जो भी आपकी सेंटर की भर्ती होंगी, जैसे कि आपकी एसएससी का हुआ या फिर कोई भी एग्जाम हुआ सेंटर लेवल का, उसमें आपकी एससी और एसटी को हमेशा 5 साल की छूट मिलती है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट। और ओबीसी में भी आपकी 2 मतलब कैटेगरी आती हैं, जिसमें आपकी नॉन क्रीमी लेयर, एक होते हैं क्रीमी लेयर जिनकी आपकी ईयरली इनकम ज़्यादा होती है, उनको बोलते हैं क्रीमी लेयर, जिनकी एक बेंचमार्क सेट होता है सेंट्रल का मतलब वैकेंसी का, उसमें आपका बेंचमार्क सेट यदि आपकी उससे कम आपकी सालाना इनकम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। उस नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब मैं आपके लिए बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है किससे काउंट होगी, और आपकी मिनिमम इससे कम डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 जुलाई 1996 से लेकर के आपकी कब तक मांगी गई है, 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 है तब तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि उससे भी ऊपर है, 3 जुलाई है या फिर अगस्त 1996 है, दिसंबर 1996 है या फिर 1997 है, 98 है, तब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी 1 जुलाई 1996 भी है तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। 1996 सॉरी, आप समझ गए होंगे। ओबीसी वालों के लिए 2 जुलाई 1993, यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मान लीजिए 1 जनवरी 1993 की है तब उसके लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 2 जुलाई 1991, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको एज लिमिट के लिए सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो आपकी लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 में है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मिनिमम इतनी तो आपकी एज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी इसमें एग्जामिनेशन फीस के लिए। तो एग्जामिनेशन फीस में मैं पहले उनके लिए बता देता हूं जिनको फीस में छूट है। सभी कैटेगरी के लिए जो फीमेल हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है। और एससी एसटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज या फिर आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस जिसे हम ईबीसी कहते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 250 रुपये है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर फिर बचा कौन? बचे आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैटेगरी के। इसमें भी कौन से? मेल कैटेगरी के, ठीक है। जो इस कैटेगरी में है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में जो मेल हैं उनकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी 500 रुपये है। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, यदि आप इसका पेपर देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भर देंगे लेकिन पेपर देने नहीं जाएंगे। यदि आप इसका पेपर दे देंगे तो आपको रिफंड मिल जाएंगे, यानी जो 500 रुपये भरेंगे उनको 400 रुपये रिफंड मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इस कैटेगरी में है, ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज, ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास में, उनको पूरे के पूरे उन्होंने जितने फीस जमा करी है उतनी आपके खाते में आ जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, यदि आप खुद भी फॉर्म भरें या फिर किसी साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाएं तो हमेशा अपने बैंक अकाउंट से आप फीस कटवाना, ठीक है। अकाउंट में उसी के रिफंड मिलेगा जिसका अकाउंट से आपके एप्लीकेशन फीस के पैसे कटे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो जो आपका जो फॉर्म भरना होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। इसमें जो आपकी, अब देख लेते हैं कि आपका कितने स्टेज में आपको क्लियर करनी पड़ेंगी रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। पहले जो होगा आपका सीबीटी पेपर होगा, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका टोटल होगा 120 क्वेश्चन का। इसमें आपके मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और साथ में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका, जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिस भी आप फॉर्म में जब भी आप जो भी नंबर भरें या फिर मेल भरें तो उसको हमेशा आप अपने साथ ही रखना, ठीक है।
साइबर कैफे वाले करते क्या हैं, जो बच्चे चले गए उनके पास फ़ोन नहीं है तो वो अपनी मेल या फिर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो लेकिन जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो अपने मम्मी पापा का, यदि आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर ही डलवाएं। जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर कुछ भी आपकी जानकारी होगी वो सीधा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, आपके एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आएगी। जो आपकी क्या कहते हैं चेंज डेट होगी या फिर पेपर पोस्टपोन्ड होगा, उस सब की जानकारी कहाँ मिलेगी? आपकी एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। अब बात कर लेते हैं आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेंगी, यानी कि आपका 1.5 घंटा, और क्वेश्चन होंगे आपके 120, और एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का ये। और इसमें साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 1/3 का मतलब क्या है। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनमें से आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो आपका एक सही क्वेश्चन होगा, जो आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा, तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहां नेगेटिव मार्किंग से बचना है। साथ में ही यहां पे इन्होंने दे रखा है कि इसमें आपका नॉर्मलाइज्ड ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यदि आप बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके नॉर्मलाइज जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो घट जाएंगे। लेकिन आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 से लेकर 95 रहेगी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो 10 से 15 नंबर ऊपर आपके चले जाएं। तो कम से कम आपको क्वेश्चन गलत करने हैं। जो आपका मिनिमम पास परसेंटेज रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 35% रहेगी और एससी एसटी के लिए 30% रहेगी। आगे बात कर लेते हैं। यहां तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहां तक। द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फर्दर स्टेज। जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फिजिकल के लिए वो आपके किस बेस पे होगी? वो होगी आपके सीबीटी के बेस पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब पर। अब देख लेते हैं आपका इसमें डिटेल में सिलेबस। जो आपके अरिथमेटिक आने वाली है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इसका जो सिलेबस है वो आएंगे आपके चैप्टर से नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। आपने यदि कोई कांस्टेबल की वीडियो देखी होगी या फिर आपने मेरी ही कांस्टेबल की वीडियो देखी होगी, डिटेल में जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा सेम है, लेकिन इनका लेवल बढ़ जाएगा। वो आएगी आपकी 10th लेवल पर। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल के होंगे और इसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बस डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, बाकी आपका सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, जैसे जैसे बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें आपका एनालॉगी से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से, स्पेशियल विजुअलाइजेशन से, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा आपका डिटेल में सिलेबस है, इससे आपका एक भी नंबर बाहर नहीं आने वाला है। आगे हम बात करेंगे आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, और साथ ही बात करेंगे पीएमटी की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी जो होगी, एक तो भाग दौड़ होगी और साथ में आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप होने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर मेल कैटेगरी के लिए। तो मेल में आपकी जो रनिंग मांगी गई है वो 1600 मीटर मांगी गई है और जो आपको टाइम दिया गया है वो 6 मिनट 30 सेकेंड है, यानी कि आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो आपकी लॉन्ग जंप है, आपको जो लॉन्ग जंप मारनी होगी वो 12 फीट मारनी होगी और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रनिंग के लिए आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 चांस मिलेगा रनिंग में। यदि आप रनिंग में एक बार फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। लेकिन जो आपका लॉन्ग जंप है और हाई जंप है इसमें आपको 2 चांस मिलेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने एक बार लॉन्ग जंप मारी, वो 11 फीट रह गई या फिर 11.5 फीट हो रह गई, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको एक और चांस मिलेगा। और दूसरे चांस में आपको 12 फीट मारनी है। यदि आप दूसरे चांस में भी फेल हो गए तो आपको फिजिकल में डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 2 चांस मिलेंगे। फीमेल कैटेगरी में रनिंग की बात करें तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप में आपको 9 फीट और हाई जंप में आपको 3 फीट। बात करें पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की,
तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो हाइट है मेल कैटेगरी में वो 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। एससी एसटी कैटेगरी में हाइट में छूट दे दी गई है जो कि आपकी 5 सेंटीमीटर की है। एससी एसटी के लिए मेल कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। इसमें आपने ध्यान दिया होगा जो कांस्टेबल और एसआई के लिए हर एक कैटेगरी में आपकी सेम हाइट मांगी गई है। जितना जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में सब इंस्पेक्टर के लिए 165 है तो आपकी कांस्टेबल में भी 165 हाइट मांगी गई है। साथ ही यहाँ देखते हैं गढ़वाली, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊस और अदर जितने भी कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट हैं उनके लिए जो हाइट है मेल कैटेगरी में 163 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं आपके पीएमटी के अंडर आपकी चेस्ट मेजरमेंट भी आता है जो कि फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट होगा चेस्ट का वो सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए होगा। अब मैं आपके लिए बता दूं जो अनएक्सपेंडेड है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो ये मेरी अनएक्सपेंडेड चेस्ट है। यदि मैं सांस भर के इसको रोक लेता हूं तो ये हो गई एक्सपेंडेड। तो नॉर्मल जो चेस्ट मांगी गई है वो 80 सेंटीमीटर और फुला करके यानी एक्सपेंशन के साथ आपको 85 सेंटीमीटर यानी आपका जो फुलाव मांगा गया है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी को इसमें आपकी 76.2 सेंटीमीटर मांगी गई है चेस्ट बिना फुलाए और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर। और जितनी भी आपको कैटेगरी दे रखी है इनकी जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करके आपकी 85 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है, लगा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी वीडियो में जितनी भी जानकारी है वो आपको देने की कोशिश की है। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का बिल्कुल ईजिली रिप्लाई कर दूंगा। यदि आपको मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिनका बचपन से सपना है वर्दी पहनने का या फिर किसी डिफेंस में जाने का और लगे कि हाँ हमने लाइफ में कुछ किया है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में आई थी और अभी ये अब आई है 2024 में। तो ये कितने साल का गैप हो गया आपका? 6 साल का। तो 6 साल का गैप बहुत ज़्यादा है। अब शायद जब ये चुनाव आए 2029 वाले लोकसभा के, ये तभी आपकी वैकेंसी आई। तो ये आपकी चुनावी भर्ती हम इनको कह सकते हैं ये हमेशा 5-6 साल के अंतराल ही आती हैं। तो इस मौके को आप बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। और जिन बच्चों को पता नहीं है लेकिन वो सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल बनने के इच्छुक हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। कमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो में कुछ अभी भी जानकारी लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम रेलवे के लिए खासकर आरपीएफ के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जिसमें आपके हम पहले चैप्टर वाइज उनको पढ़ाएंगे। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, उसको आपको परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज में आपके 15 से लेके 16 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपके जितने भी आपके एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछी जाती है इसमें आपके सारे टाइप हम कवर कर देंगे। पहले हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, अच्छे से उनके टाइप कवर कराएंगे। उसके बाद आपका मंडे से लेके मैं आपको अभी टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं आरपीएफ के लिए। मंडे से लेके आपके फ्राइडे तक हम आपको चैप्टर वाइज इसमें पूरी फुल एकदम फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं। और साथ में ही सैटरडे और संडे को हम इन चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। यानी आपकी जो क्लास चलेंगी वो आपकी 5 दिन चलेंगी और जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जो आपने पूरा पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए। और साथ ही आपको होगा क्या फायदा इसमें, आपको पता चलेगा कि आपका पेपर बनता कैसे कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। हम इसकी अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं आरपीएफ के लिए। इसमें आपके खासकर 2 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल इसमें क्लियर करे जाएंगे। मैथ मैं करूंगा और रीजनिंग के लिए हमारे दूसरे सर हैं, रीजनिंग वो पढ़ाएंगे और हम आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।